आज की स्टोरी है हाथ के बारे में। तो कैसे हो पढ़ाकू? आज अपन पढ़ेंगे पहले चैप्टर का तीसरा पाद। ठीक है, कर प्रचितीय रसायन पादनम। इसका मतलब होता है कर प्रचितीय का कि हाथ से संग्रह किया हुआ, मतलब कोई भी द्रव्य जो है, मतलब जो ड्रग है उसको हमें हाथ से कलेक्ट करना है, इसके बारे में है। तो पहला है आम्लक अयस ब्रह्म रसायन। अयस का मतलब होता है लौह। ठीक है, अयस, आम्लक अयस ब्रह्म रसायन। तो पहला क्या हो गया, आम्लक जो मतलब आंवला होते हैं हाथ से तोड़ने हैं हमें। ठीक है, इसमें जो भी हम रसायन बनाएंगे उसमें जो द्रव हैं उन्हें हाथ से कलेक्ट करना है, इसीलिए इसका नाम कर प्रचितीय रसायन पादनम है। हाथ से तोड़े हुए आंवले, उनको सुखा लेंगे, उनका चूर्ण बना लेंगे। ठीक है, और उसको आंवला के ही स्वरस में दूसरे आंवले लेके उनका स्वरस निकाल के उसको 21 बार भावना देनी है। अभी पिछले चैप्टर में मैंने आपको बताया था 21 दिन भावना देनी है ना। इसमें हमारा है 21 बार भावना देनी है हमें। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा, ये याद रखेंगे। आपकी 21 दिन किसमें है, 21 बार किसमें है। ठीक है ना, तो 21 दिन वाली याद होगी ना किसमें है, आम्लक चूर्ण में थी ना। ठीक है, तो आम्लक चूर्ण में 21 दिन और आम्लक अयस ब्रह्म रसायन में 21 बार भावना देनी है। उसके बाद सूख जाएगा, फिर चूर्ण बना लेंगे। अब इसका एक आड़क चूर्ण लेंगे और उसमें और क्या क्या चीजें ऐड करेंगे, जीवनीय गण की, ब्रह्मणीय गण की, स्तन्यजनन, शुक्रवर्धन, वय स्थापन गण की औषधियों को ऐड करेंगे। और उसमें जैसे ये लिखा था ना अयस, तो 1/8 मतलब अष्टवांश जो है लौह भस्म ऐड करेंगे और मधु और घृत के साथ इसका सेवन करेंगे। तो आम्लक अयस ब्रह्म रसायन इसको ऐसे बन गया। उसके बाद आम्लक ब्रह्म रसायन की महत्ता क्या है, इसे ब्रह्मा जी ने बताया है। ठीक है, मतलब इसको सर्वप्रथम ब्रह्मा जी ने बताया था, बनाया था। तो आप, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये किसने बनाया था। तो आप ब्रह्म रसायन से भी याद रख सकते हैं। पहले चैप्टर में प्रथम ब्रह्म रसायन पढ़ा था, तो कंफ्यूज मत होना। आम्लक अयस ब्रह्म रसायन किसने बनाया था, ब्रह्मा जी ने। और महत्ता तो आप लिख सकते हैं कि 100 वर्ष की आयु तक जीवित रहते हैं और जरावस्था नहीं आती, युवा रहते हैं और दूर, मतलब रोगों से दूर रहते हैं। ये सब आप अपनी तरफ से लिख सकते हैं। उसके बाद कोई भी रसायन ग्राम्य जनों में लाभकारी नहीं है। ग्राम्य जन मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि ग्राम्य आहार क्या होता है या फिर ग्राम्य जन कौन होते हैं। जो जनरली मतलब विरोधासन कर रहे हैं और कभी भी खाना खा रहे हैं, कभी भी सो रहे हैं, कभी भी जग रहे हैं, वो ग्राम्य जन होते हैं। तो उनको अगर कितने अच्छा रसायन खिला दो, उन पे काम नहीं करेगा। अरे यार वो रसायन खा रहे हैं, अभी अभी थोड़ी देर बाद में कुछ और ऐसा खा लेंगे जो उसमें नहीं खाना चाहिए, अपत्य है। तो इसलिए ग्राम्य जनों के लिए कोई भी रसायन नहीं होता है। दूसरा आया हमारा केवल आम्लक रसायन, सिर्फ आंवला होगा इसमें, केवल इसीलिए इसका नाम है केवलामक रसायन। केवल आम्लक का प्रयोग, आम्लक मतलब आंवले का, ओम बोलकर करना है। मतलब ओम बोलना है, मतलब उसके पेड़ पे चढ़ना है आंवले के, उसके बाद ओम बोलना है जब तक कि जो अमृत है वो आंवले में ना चला जाए, तब तक ओम बोलना है। ओम का जयकारा करना है, उसके बाद आम्लक को ग्रहण करना है। इस प्रकार ग्रहण करने से क्या होता है, स्वयं स्वयं श्री लक्ष्मी विद्या का ज्ञान सरस्वती जी उसके अंदर समाहित हो जाती हैं। ठीक है, दूसरा क्या आ गया, तीसरा अपना लोहादी रसायन। इसमें क्या करेंगे, इस्पात पत्र, मतलब लोहे के जो पतले पतले पत्र होते हैं उनको लेंगे, रेड हॉट करेंगे। और इसको आपको ये याद रखना है कि किसमें बुझाते हैं। निर्वाप मतलब पता ही होगा आपको, सेकंड ईयर में पढ़ के आए होगे। क्यों भाई, सेकंड मतलब निर्वाप मतलब होता है बुझाना। ठीक है, तो त्रिफला के क्वाथ में बुझाएंगे सबसे पहले, फिर गौमूत्र में, फिर मालकांगनी क्षार जल में, फिर इंगुदी जल में, पलाश क्षारोदक में, और उसके बाद यहाँ बनने के बाद फिर उसको पीस के चूर्ण बना लेंगे और मधु और आंवले के साथ रखेंगे, मतलब मिक्स करेंगे। उसके बाद 1 वर्ष तक जौ में गाड़ देंगे और उसके बाद मधु और घृत से प्रातः सेवन करेंगे। ये इसका अनुपान हो गया। ठीक है, मधु और घृत इसका अनुपान हो गया, इतना याद रखिएगा। ठीक है, ट्रिक इसकी बताऊं क्या, ट्रिक खुद से भी बना सकते हो वरना ऐसे भी याद रख सकते हो कि टीजी कोई है वो वीआईपी की जगह एमआईपी है ना। वीआईपी की फुल फॉर्म पता है, उसके अलावा एमआईपी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन कह दो। टीजी जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है, मतलब त्रिफला क्वात्र, गौमूत्र, मालकांगनी, इंगुदी और फिर पलाश क्षारोदक, इसमें इसको निर्वाप करना है इतनी बार। उसके बाद चूर्ण बना लेंगे, फिर मधु और आंवला के साथ मिक्स करेंगे, 1 वर्ष तक जौ में गाड़ देंगे, उसके बाद मधु और घृत से प्रातः सेवन कर लेंगे। ठीक है, अब इसके लाभ देखो कि इसको खाने से श्रुतधारी, मतलब एक बार में ही जो सुनेगा वो उसको याद हो जाएगा। वाक सिद्ध, मतलब बोलेगा जो वो सच हो जाएगा। यशस्वी महाधनवान हो जाता है व्यक्ति। ठीक है, केवल आम्लक चूर्ण के सेवन से। और उसके बाद अपन पढ़ेंगे एंद्र रसायन। जितने भी रसायन है सब में आप लाभ में इस तरीके की चीजें अपने आप से डाल सकते हो, बार बार नहीं बताऊंगी, आप बस देख लो, सब में इसी तरीके की चीजें लिख देनी है आपको। उसके बाद एंद्र रसायन में क्या है, इंद्रायण की मूल लेंगे और अन्य भी कुछ औषधियां होती हैं। 3 जौ की, मतलब जितना बड़ा जौ होता है ना, जौ मतलब यह इतना बड़ा मान लो, इतना 3 जौ की मात्रा में लेनी है। ठीक है, और मेन चीज क्या है कि इसमें सुवर्ण और विष भी होता है, थोड़ा सा विष भी होता है। तो ऐसे करके क्वेश्चन आ जाएगा कि विष किस रसायन में प्रयोग होता है, तो एंद्र रसायन। ठीक है, विष होता है तिल के समान, मतलब कम करते जाएंगे। ये देखो 3 जौ की मात्रा में है, सुवर्ण कितने हैं, 2 जौ की मात्रा में, और विष कितना है, तिल की मात्रा में, और घृत 1 पल। ठीक है, इससे लाभ क्या होगा, देखो इससे लाभ होगा, ओज की वृद्धि हो जाएगी। परम ओजस्क्रम चैतम सिद्धम एंद्रम रसायनम, वैसे तो अपने आप ही नाम बता रहा है, वरना ये चीज आती है कि ये किसके लिए आया है, तो एंद्र रसायन के लिए आया है। ठीक है, क्या क्या करेगा, ओज की वृद्धि करेगा, प्लीहा की वृद्धि करेगा, जीर्ण विषम ज्वर को खत्म करेगा, उन्माद को खत्म करेगा, प्रकुपित वात अगर हो गई है तो उसको
शमन करेगा उसका। अब अगला है 4 मेद रसायन, ये तो सबको पता होगा, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, खाया भी होगा शायद कुछ लोगों ने, जरूरत पड़ी होगी तो। मंडूकपर्णी, मुलैठी, गुड़ूची, शंखपुष्पी। मंडूकपर्णी का स्वरस लेते हैं, मुलैठी का चूर्ण दुग्ध के साथ लेंगे, गुड़ूची का भी स्वरस लेंगे, और शंखपुष्पी के मूल के फल के साथ कल्क लेंगे। ठीक है, जो उसका मूल फल है उसके साथ कल्क लेंगे इसका। तो आपको याद कर रखना, चारों नाम याद होने चाहिए और किसका कौन सा भाग किस तरीके से यूज कर रहे हैं ये पता होना चाहिए। अगला आएगा अपना पिपली रसायन। ठीक है, पिपली सब जानते ही होंगे। और उसके बाद पंचष्टो सप्तदश पिपली मधु सर्पिषा, तो मतलब इसकी मात्रा है कि 1 वर्ष तक जो रोगी है उसके अग्नि के बलानुसार 5, 8, 7, 10 पिपली के चूर्ण को मधु और घी के साथ सेवन करना है। कितना है ये संख्या आपको याद होनी चाहिए, 5, 8, 7, 10, ऐसा आचार्य चरक ने बताया है। ठीक है, और भावना किसकी देनी है ये भी याद होना चाहिए आपको, किंशुक क्षार और पलाश क्षार। मतलब किंशुक क्षार को ही पलाश कहते हैं ना, किंशुक, तो इसकी भावना देनी है। यूज क्या, पिपली रसायन का गर्म होती है तो जनरली कह सकते हैं विषम ज्वर, पीनस, जितनी भी ऐसी वाली डिजीजेज हैं उन सब में आएगा विषम ज्वर और पीनस। ठीक है, अब अपन पढ़ेंगे पिपली वर्धमान रसायन। ठीक है, अभी पिपली रसायन पढ़ा था, पिपली वर्धमान रसायन। इसमें क्या होता है, पिपलियों का 1000 पिपली का यूज करना होता है। ठीक है, 1000 पिपली का यूज करना होता है। तो पहले डे में 10 पिपली खाएंगे, फिर पर डे 10 पिपली बढ़ाते चले जाएंगे। ठीक है, तो 10th डे में इस तरीके से 100 पिपली हो जाएंगी, फिर हर दिन 10 पिपली कम करते चले जाएंगे, तो 20वें दिन कितनी हो जाएंगी, लगभग 10 रह जाएंगी। 20वें दिन भी 10 पिपली खानी है। ठीक है, इस तरीके से करना है। 1000 पिपली का सेवन बताया गया है। अब कुछ आचार्यों ने अलग अलग भी बताया है, अलग अलग तरीके से। तो ये और देख लो कि जो बलवान पुरुष होता है उसमें पिपली का कल्क बनाकर देना है। देखो, आप हमेशा ना हर चीज लाइन से याद करने की आदत डालो। लाइन से याद करोगे ना तो चीजें जो होती हैं आसान हो जाती हैं। ठीक है, अब हमेशा पहले प्रवर मात्रा, फिर मध्यम मात्रा, फिर अवर मात्रा, हमेशा इस तरीके से याद करो। तो फिर अगर इसकी कोई ट्रिक भी बनाते हैं तो वो भी याद रहेगी। तो बलवान पुरुष में कल्क बनाकर, मध्यम पुरुष में क्वाथ बनाकर, हीन पुरुष में चूर्ण बनाकर। ठीक है, तो कैसे याद कर सकते हो आपको, ये पूरा का है, आधा का, और चू मतलब चूर्ण का कच्चू, ऐसे करके। ठीक है, फिर जो बलवान पुरुष होते हैं उसको पहले दिन 10 पिपली से प्रारंभ करेंगे, और जो मध्यम पुरुष होते हैं उनको 6 पिपली, क्योंकि बहुत तेज होती है ना, इसलिए फिर मध्यम पुरुष को 6 पिपली और हीन पुरुष को 3 पिपली से प्रारंभ करेंगे। तो इस तरीके, अब इसको 10 दे रहे हैं तो इसका जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। जैसे हमने ये देखा है ना, ये कितने दिनों में, 19 दिन में कंप्लीट हो गया था। और इस तरीके से बलवान पुरुष का 19 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, मध्यम पुरुष का 25 दिन में, और हीन पुरुष का 36 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। अगला आया अपना त्रिफला रसायन। ठीक है, इसमें आपको त्रिफला है तो तीनों होंगे ना, हरित की, विविध की और आम्ल की, है ना। तो आपको ये याद रखना है हरित की विविध की का रेशियो आचार्य चरक जी ने कितना बताया है, और इसको कब कब देना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कब कब देना है ये आपको पता होना चाहिए। अब देखो, हरित की जरणांते अभ्याम एकाम। ठीक है, जरणांते मतलब जरण हो गया, मतलब डाइजेशन हो गया है, आफ्टर द डाइजेशन ऑफ मील। ठीक है, कितना देना है, एकाम मतलब 1 हरित की देनी है। प्राभुक्ता 2 विविध के। ठीक है, बिफोर मील, प्राभुक्त मतलब होता है बिफोर मील, तो बिफोर मील विविध की कितनी देनी है, 2 देनी है। भुक्तवा मतलब होता है आफ्टर मील, ये मैंने लिख भी दिया ताकि आप लोग भूले ना। भुक्तवा आफ्टर मील तू मधु सर्पिभ्याम चातुर्य मलकानी चा। ठीक है, आम्ल की कितनी देनी है, आफ्टर मील 4। ठीक है, तो हमने रात का खाना खाया, अभी दिन में तो इतना अच्छे से डाइजेशन कह लो या कुछ भी कह लो वो नहीं होता है प्रॉपर डाइजेशन। अगर कंप्लीट डाइजेशन की बात करें तो रात के बाद जब हम सुबह उठते हैं तो वो कंप्लीट डाइजेशन होता है ना। तो देखो, हरित की कब लेनी है, आफ्टर द डाइजेशन ऑफ मील। तो रात को खा के सो गए, सुबह पूरा डाइजेस्ट होगा, तो सुबह सुबह हमें क्या लेना है, हरित की लेनी है 1। ठीक है, उसके बाद बिफोर मील, खाने से पहले, तो वो कब लेना है, बीच में, विविध की कितनी लेनी है, 2। उसके बाद आफ्टर मील, रात को खाने के बाद कितनी लेनी है आम्ल की, सायकाल में 4 आम्ल की लेनी है। ठीक है, और इसका अनुपान बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मधु और सर्पी। अभी आगे और भी पढ़ेंगे ना तो उसमें और कुछ भी है मधु के साथ, इसमें अभी आप पढ़ लो कि मधु और सर्पी है। ठीक है, उसके बाद द्वितीय त्रिफला रसायन। त्रिफला का कल्क लेंगे, जनरली क्या क्या होगी, हरित की, विविध की और आम्ल की, उनका कल्क लेंगे। नए लोहे का पात्र लेंगे, उसमें अंदर से उसकी कोटिंग कर देंगे। ठीक है, कोटिंग करने के बाद एक पूरा दिन और एक रात के लिए छोड़ देंगे, मतलब 24 घंटे, एक अहोरात्र, और फिर उसको खुरेच कर अगले दिन मधु और जल के साथ ले लेंगे। ठीक है, अनुपान क्या हो गया, मधु और जल। अभी इसमें बताया था ना, मधु और सर्पी किसमें बताया था, त्रिफला रसायन में, और मधु और जल किसमें है, द्वितीय त्रिफला रसायन में। और काल मतलब लेना कब है, प्रातः काल 1 बार। ठीक है, लाभ क्या होगा, जैसे पहले बताए गए हैं सारे वैसे ही लाभ होंगे कि 100 वर्षों तक जीवित रहेगा, युवावस्था ज्यादा रहेगी और बुढ़ापा नहीं आएगा, ये सब। ठीक है, अब अगला पॉइंट आया अपना तृतीय त्रिफला रसायन। नॉर्मल त्रिफला रसायन, द्वितीय त्रिफला रसायन तो पढ़ लिया, अब तृतीय त्रिफला रसायन, तो इसका कंटेंट याद रख लेना, बस ज्यादा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। मुलैठी, वंशलोचन, पीपर, मधु और घृत और मिश्री। ठीक है, 2 बार याद करना, याद हो जाएगा आराम से। मुलैठी, वंशलोचन, पीपर, मधु, घृत और मिश्री। ठीक है, अब चतुर्थ त्रिफला रसायन, इसमें क्या होगा, सर्फ लोह,
ठीक है। सुवर्णेन वचिया मधु सर्पिषा, सभी धातुओं की भस्म होती है इसमें। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, कि अगर ऐसे पूछ लेता है कि सभी धातुएं किस रसायन में यूज होती हैं, तो चतुर्थ त्रिफला रसायन में यूज होती हैं सभी धातुएं होंगी, और स्वर्ण भस्म भी स्पेशली। ठीक है। और मेधा स्मृति बल प्रदा, मेधा मतलब वही माइंड की शक्ति देता है, ये अच्छा मेद्य रसायन है और स्मरण शक्ति और बल की प्राप्ति करवाता है। ठीक है। अगला मोस्ट इंपोर्टेंट ऑफ द चैप्टर टॉपिक क्या है, शिलाजतु। अब आगे जितना भी है वो शिलाजतु के बारे में ही है, तो वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शिलाजतु के गुण अगर चाहो तो श्लोक याद कर लेना, नहीं तो हिंदी याद कर लेना। ईशत अम्ल होता है, कसैला होता है, विपाक में कटु होता है, और नात्यधिक उष्ण नात्यधिक शीत होता है। ईशत अम्ल, कटु, ठीक है, कसैला, और विपाक में कटु, और नाधिक उष्ण नाधिक शीत। ठीक है। टाइप्स तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 4 तरीके का है, आचार्य चरक ने बताया है, सुवर्ण, रजत, ताम्र और लौह। और जैसे जैसे नीचे आते हैं मतलब क्रम में, वैसे वैसे इसकी श्रेष्ठता बढ़ती जाती है। तो इस तरीके से सबसे श्रेष्ठ कौन सा हो गया, लौह वाला। ठीक है, लौह शिलाजतु। अब आचार्य सुश्रुत ने 2 और ऐड कर दिए हैं, मतलब 4 + 2 कर दिया है इन्होंने। ठीक, 6 बताए हैं, तो ऐड 2 कौन से किए हैं, सीसा और रांगा। ठीक, सिर्फ नाम याद रख लेना। आप शिलाजतु की भावना द्रव्य किस में भावना देते हैं, तो वात पित्त कफ को दूर करने वाली जितनी भी औषधि होती हैं, अब जिस तरीके का रोग है उस तरीके की औषधि के साथ उसमें भावना दे देते हैं, कुछ अलग से स्पेशल नहीं होता है। ठीक है। 7 दिन में 7 भावनाएं दी जाती हैं, मतलब एक दिन में 1 भावना दी जाती है। ठीक है। अब मात्रा, अब इसका भी मैंने अभी बताया था ना आपको कि आप चीजें लाइन से याद रखो। तो उत्तम मात्रा क्या है और मध्यम मात्रा क्या है और हीन मात्रा क्या है, मतलब ड्यूरेशन और मात्रा, मतलब कितना लेना है, क्वांटिटी दोनों के लिए है। तो 7 वीक तक शिलाजतु का सेवन कर रहे हैं तो वो उत्तम है ड्यूरेशन, 3 वीक तक मध्यम, 1 वीक तक हीन ड्यूरेशन है। ठीक है। उसके बाद मात्रा की बात करें अगर, तो उत्तम मात्रा कितनी है, 1 पल, मध्यम मात्रा कितनी है, आधा पल, 1 आधा कर दो, थोड़ा कम है, और हीन में 1 कर्ष कर दो। ठीक है। 1 पल में 4 कर्ष होते हैं ना, तो हीन में कितना हो गया, 1 कर्ष। ठीक है। मध्यम में अगर आधे पल की बात करें तो 2 कर्ष हो जाएंगे, और ये तो है इसी 4 कर्ष। ठीक है। अब शिलाजतु की उत्पत्ति की अगर बात करें तो ये जितनी भी धातु है ना अच्छी, तो सुवर्ण आदि धातुएं जो है उनको सूर्य के ताप में तपित कर दिया जाता है बहुत ज्यादा। उसके बाद वो लाक्षा समान कोमल चिकनी मिट्टी समान मल का स्राव करती हैं, उसी को शिलाजीत कहा जाता है। ठीक है। अब ये चारों शिलाजीत जो मैंने भी बताया, लाइन से याद रखने को बोला ना, सोना चांदी ताम्र लोह, ऐसे याद रखना, सुवर्ण रौप्य ताम्र और लोह, तो इससे आपको याद करने में आसानी होगी। अब सुवर्ण, अब सबका वही रस वर्ण विपाक और वीर्य आपको पता होना चाहिए चारों का। तो सुवर्ण वाली का रस क्या है, मधुर और तिक्त। तो सु से याद रखना, सुमति, सुमति किसी का नाम समझ लो, सुमति। ठीक है। जो सुवर्ण है, सुवर्ण शिलाजतु, वो मधुर और तिक्त है रस में। ठीक। अब अभी सात के रस देख लेते हैं, उसके बाद आगे की चीजें देखेंगे। उसके बाद रौप्य शिलाजतु मतलब रजत, मतलब रजत किसी का नाम है तो रजत का कह दो, रजत का शिलाजतु, ऐसे याद रख लो रजत का। तो रजत वाला कैसा है, कटु है। और ताम्र वाले का देख लो। ठीक है। ताम्र शिलाजतु का रस कैसा है, तिक्त है, ताती, थोड़ा फनी जा सकता है, ताती। ठीक है, ऐसे याद रखना, ताती। तो ताम्र वाले का कैसा है, तिक्त है। और लोह वाला श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ है तो तिल श्रेष्ठ होता है तेलों में, है ना, तो ऐसे याद रख लेना कि तिक्त और लवण युक्त होता है, तिक्त रस और लवण युक्त। ठीक है। तो सुवर्ण का क्या हो गया, सुमति, रौप्य का क्या हो गया, रजत का, शिलाजतु का क्या हो गया, ताती, और लोह का क्या हो गया, तिल हो गया। ओके। अब अपन पढ़ेंगे सुवर्ण शिलाजतु के वर्ण। सुवर्ण शिलाजतु तो जपा समान, जपा गुड़हल को कहते हैं, इसके समान इसका ये मल होता है ना सुवर्ण का, तो उसी वाली शिलाजतु है तो जपा समान इसका वर्ण होएगा। विपाक कैसा होगा, कटु होएगा। ठीक है। तिक्त भी रस है तो विपाक कटु हो सकता है। और वीर्य कैसा होगा, शीतल होएगा। सिर्फ एक जो है ताम्र वाला, उसका वीर्य उष्ण है, बाकी सबका तीनों का शीत है। तो इतना कुछ खास याद करने का नहीं है, आपको मेनली रस याद रखना है। ठीक है। और उसके बाद रौप्य का क्या है, वर्ण क्या है, रौप्य है तो श्वेत वर्ण होएगा ऑफकोर्स। वीर्य तो मैंने बताया ये भी सबका शीत होता है। विपाक कैसा है, स्वादु है। ठीक है, मतलब मधुर विपाक है। अब अपन पढ़ेंगे ताम्र के बारे में। तो ताम्र का रस तो बता ही दिया, ताती, मतलब तिक्त है। और वर्ण कैसा है, मयूर कंठ की कांति के समान है। ठीक है, जैसे कलरफुल होता है ना मयूर का कंठ, वैसा ही। और उसके बाद इसका वीर्य भी मैंने बताया कि सिर्फ इसका ही वीर्य उष्ण है, बाकी सबका शीत है। ठीक है। उसके बाद विपाक जो है इसका कटु है। और लौह शिलाजतु की अगर हम बात करें तो ये बहुत ज्यादा श्रेष्ठ होता है, गुग्गुल के समान इसका वर्ण होता है। रस बताई दिया, तिल है ना, तिक्त रस है, लवण युक्त तिक्त रस वाला। विपाक कैसा है, कटु है। इसका भी विपाक कटु, इसका भी विपाक कटु है ना। और सुवर्ण का भी कटु विपाक बताया था मैंने अभी, ये रहा। ठीक, सिर्फ रौप्य वाले का ही स्वादु है, बाकी सबका कटु विपाक है। उसके बाद वीर्य शीत होता है ये, और ये त्रिदोष सामक है, इसीलिए ही ये श्रेष्ठ होता है। जो सुवर्ण शिलाजतु है वो वात पित्त को कम करने वाला है। लाइन से याद रखना, वात पित्त कफ। तो पहला वाला जो है वो वात पित्त को कम करेगा, दूसरा वाला पित्त कफ को कम करेगा। ठीक है। और तीसरा वाला सिर्फ कफ को, और चौथा वाला त्रिदोष सामक है। ठीक है।
बस लास्ट के 2 पॉइंट और हैं। शिलाजीत जब अपन सेवन कर रहे होंगे तो उस टाइम अपथ्य क्या है, मतलब क्या नहीं खाना है। तो आचार्य चरक ने बताया कि विदाही अन्न, गुरु अन्न और कुलत्थ की दाल नहीं खानी है। आचार्य सुश्रुत ने क्या बताया, कुलत्थ और कपोत दोनों नहीं खाना है। भागवत जी ने क्या बताया, कुलत्थ, कपोत और काक माछी तीनों चीजें नहीं खानी है। अब देखो कुलत्थ खाना क्यों नहीं है, क्योंकि जो कुलत्थ होता है वो पत्थर को तोड़ने वाला होता है, इसीलिए इसका यूज जो है अश्मरी मतलब स्टोन में किया जाता है। अब पत्थर को तोड़ने वाला है तो होता है, तो जो शिलाजीत होता है वो उसमें थोड़े पत्थर के गुण होते हैं ना, क्योंकि चट्टानों से निकल रहा है वो भी, तो पत्थर के गुण होते हैं, वो बॉडी को एकदम स्ट्रांग बनाता है, इसीलिए तो खाया जाता है। अब लेकिन अगर हम कुलत्थ खा लेंगे तो वो शिलाजीत के सारे गुणों को नष्ट कर देगा, है ना, मल के द्वारा बहा देगा, तो इसलिए कुलत्थ की दाल नहीं खाई जाती है। ठीक, शिलाजीत सेवन के दुगने समय तक अपत्य का सेवन नहीं करना होता है। ये चीज आपको याद रखनी है कि दुगने समय तक अपत्य का सेवन नहीं करना होता है। घोलकर ही शिलाजीत का प्रयोग करना होता है हमेशा। आप ऐसा नहीं कर सकते कि उसका चूर्ण बना के चूर्ण खा लिया, आपको हमेशा उसमें घोल के करना है, और दुग्ध का प्रयोग अधिक से अधिक किया जाता है शिलाजीत के समय। ठीक है, अब शिलाजीत की महत्ता बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा कोई साध्य रोग नहीं है जो शिलाजितु के विधिपूर्वक प्रयोग से सही ना हो पाए। आ रही समझ में आ रहा है, ऐसा कोई साध्य रोग नहीं है जो शिलाजितु के विधिपूर्वक सेवन से सही ना हो जाए। ठीक है, आई होप सो आपको बहुत अच्छी लगी होगी वीडियो, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। पढ़ते रहिए, हंसते रहिए। थैंक यू।